हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई हिंदी का जो लेसन 4 है, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसकी समरी मैं आपको बताने वाली हूँ। पाठ का सार हम देखेंगे और इतने आसानी से इस पाठ को समझेंगे, आपको एक बारी में दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके पास सारी हिंदी की और आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारा कंटेंट यहाँ से मिलता रहे। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ इसके जो पहले वाले चैप्टर्स हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं, सभी की समरी भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जा करके आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसका पाठ का सार। सबसे पहले इसका टाइटल बच्चों मैं आपको बता दूं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो है, मतलब एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर इतना करुणा भाव है कि उसको एक दिव्य चमक के तौर पर देखा जा रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इस लेसन में एक पर्सनालिटी की बात हुई है, और वो जो पर्सनालिटी है, वो जो इंसान है जिनके बारे में, जिनको मानवीय करुणा की दिव्य चमक बोला गया है, वो हैं बेल्जियम के जो है फादर कामिल बुल्के, जो मूल रूप से तो थे बेल्जियम के, लेकिन वो बेल्जियम को छोड़कर भारत आ गए थे, और उनको हम एक भारतवासी भी ज़रूर कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या है इस पाठ के अंदर। और इसको जो लिखा है इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो इसके लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो उन्होंने इस पाठ को संस्मरण शैली में लिखा है, यानी किसी की याद में उन्होंने इसको लिखा है। तो देखिए, ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और इस पाठ को संस्मरण शैली में रचा गया है। फादर कामिल बुल्के जो थे वो बेल्जियम को छोड़कर भारत चले आए थे। यहीं उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया, यहीं हिंदी भाषा को समझा, इसका गहन अध्ययन किया, और फिर हिंदी में लेखन का कार्य भी यहीं किया। और इसी की जो झांकी है इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। तो देखो, फादर की जो मृत्यु थी वो जहरबाद से हुई थी। जहरबाद का मतलब एक फोड़े के जहर फैल जाने से हुई मृत्यु। मतलब एक फोड़ा हो गया था और उस फोड़े का जो जहर था वो फैल गया था, जिसकी वजह से फादर की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर हम उनके जीवन की बात करें, फादर बुल्के ने सारा जीवन दूसरों के लिए मिठास और अमृत बांटने में बिता दिया। मतलब उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो जो एक इंसान थे, व्यक्तित्व था उनका, वो इतना प्रभावशाली था, इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए मिठास और अमृत बांटने में ही बिता दी। उन्हें इतनी कष्टपूर्ण मृत्यु का सामना आखिर क्यों करना पड़ा, है ना? ये सोचकर भी लेखक को दुख होता है। जब तक फादर इलाहाबाद में थे तब जब भी वे दिल्ली आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे। ठीक है। लेखक लंबे अरसे तक उनकी बाहों के दबाव को अपनी छाती पर अनुभव करता रहा, यानी लेखक बरसों तक उनको याद करता रहा। उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे कि हम कोई सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, सैड म्यूज़िक सुन लेते हैं, तो उनको याद करना लेखक के लिए कुछ वैसा ही था। लेखक को परिमल की वे गोष्ठियाँ याद आती हैं जब वे फादर बुल्के के साथ रचनाओं पर बेबाक राय प्रकट करते थे, अपनी बेबाक राय देते थे। वे एक बड़े भाई और पुरोहित के समान थे। मतलब लेखक उनको अपने बड़े भाई की जगह मानता था। लेखक के बच्चे के मुंह में पहली बार अन्न का दाना भी फादर बुल्के ने ही डाला था। तब उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता था, मतलब स्नेह तैरता था, प्यार करते थे वो हम सबसे। वे इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते दिखाई दे जाते थे। वो कभी क्रोध नहीं करते थे, उनको गुस्सा नहीं आता था। उनके अंदर ममता और प्यार बेइंतहा छलकता था। वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? फादर बुल्के की ही बात हो रही है। तो वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कहाँ से उनके मन में ये बात आई कि क्यों ना वो भारत आएँ। लेकिन जब वो अपने लास्ट ईयर में पहुँचे, यानी जब वो अंतिम वर्ष में पहुँचे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, तो उनके मन में पता नहीं कहाँ से आ गया कि मुझे तो सन्यासी बनना है। तो सन्यासी बनने की इच्छा उनके अंदर जाग गई। उनका घर भरा पूरा था। उनके 2 भाई थे, एक बहन, माता पिता सभी थे, मतलब कंप्लीट फैमिली थी। मतलब घर में सब थे, फिर भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई, क्योंकि वो भारत को ही अपना देश बताते थे। उनकी जन्मभूमि थी रेम्स चैपल। मतलब वो पैदा कहाँ हुए थे? रेम्स चैपल में पैदा हुए थे। लेकिन उन्हें प्यार था भारतवर्ष से ज़्यादा, है ना। उन्हें माँ की बहुत याद आती थी। माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उनके अभिन्न मित्र जो थे वो थे डॉक्टर रघुवंश। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे, यानी बिजनेसमैन थे।
एक भाई उनका पादरी हो गया था और बहन थोड़ा सख्त और ज़िद्दी थी। भारत आने के बाद वे 2 से 3 बार ही परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे, लेकिन फिर भारत के ही वो होकर रह गए। इसे वो कहते थे कि ये तो प्रभु की इच्छा है। फादर बुल्के ने अपने धर्म गुरु के सामने, किसके सामने? अपने धर्म गुरु के सामने संन्यास लेने की पहले एक शर्त रखी थी। यानी जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लास्ट ईयर में आए, तो उनके मन में कहाँ से इच्छा जागृत हुई कि मुझे सन्यासी बनना है। तो देखो, जब उन्होंने सन्यासी बनने की ठानी तो उन्होंने अपने धर्म गुरु के सामने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि मैं भारत जाऊँगा। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। उन्होंने पहले 2 साल तक जिसेंट संघ में पादरी की शिक्षा ली, है ना, उन्होंने पहले एजुकेशन ली पादरी की। फिर 9 से 10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में वहाँ पढ़ा उन्होंने, ठीक है। वो 9 से 10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। इसके बाद कोलकाता से बीए किया और इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और यहीं रहकर उन्होंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया। यानी कब? 1950 में। उनका शोध का जो विषय था वो क्या था? वो था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास, उस उपन्यास का नाम क्या था? नॉवल। मातरलिंग का जो फेमस नॉवल था उसका नाम था ब्लू वर्ड। उसका ट्रांसलेशन किया, उसका अनुवाद किया हिंदी में, और हिंदी में नीलपंछी के नाम से उसका अनुवाद किया। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृति विभाग के विभाग अध्यक्ष बन गए। यहीं रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी किया। वहीं बीमार पड़े, दिल्ली आए और भारत में 47 वर्ष रहकर, यानी भारत में वे कुल कितने वर्ष रहे थे? 47 वर्ष रहे थे। और उसके बाद उनकी 73 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी जहरबात से। जहरबात का मतलब कि जो फोड़ा था वो उसकी वजह से पूरे शरीर में जहर हो गया था। फादर बुल्के दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। वो दिखावे से सन्यासी नहीं थे, वे तो बल्कि अपने संकल्प से सन्यासी थे। वे जो रिश्ते बनाते थे उन्हें कभी नहीं तोड़ते थे। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता थी। उन्हें ये चिंता थी कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी या नहीं और कब बनेगी। इसके पक्ष में वे अटाक्य तर्क देते थे। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई, ठीक है। लेखक कौन थे? हमने शुरू में ही देखा है, लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो देखो यहाँ पर लेखक ही बता रहे हैं सब कुछ उनके बारे में। तो जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्हें फादर ने आकर तसल्ली दी, सांत्वना दी। लेखक को दिल्ली में उनके बीमार पड़ने का पता ही नहीं चला। तो देखो, लेखक को इसका काफ़ी अफसोस है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दिल्ली में वो कब बीमार पड़े, कब उनकी मृत्यु हुई। 18 अगस्त 1982 की सुबह थी। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत को नीली गाड़ी से उतारा गया। डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह ने उन्हें जो उतार रहे थे। फिर उन्हें धरती की गोद में सुला दिया गया। मतलब उनका जो है दाह संस्कार, मतलब खैर क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनको जो है दफनाया गया था। उस समय जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहाँ थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, है ना। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ, यानी क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ। सेंट जेवियर्स के रक्टर फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे और रत्न पैदा हों। तो देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। फिर उनकी देह कब्र में उतार दी गई और उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी न थी, बहुत लोग रोए थे। तो इस तरीके से मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक थी वो चली गई। यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसको कहा गया है? फादर बुल्के जी को। उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। तो आई होप ये पूरा लेसन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।